सॉल्ट एनालिसिस करेंगे। ओके सर, हो गई रिकॉर्डिंग शुरू। ठीक है मेरा बच्चा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो पेपर है वो 2022 है, अक्टूबर नवंबर है, वेरिएंट 12 है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है इसका, वाई इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन। पहले तो बताइए कि फास्फोरस का ग्रुप नंबर कौन सा है? 15। 15 है। आंसर डी होगा ना? आंसर डी होगा। असल मसला ये है कि अगर सल्फर के साथ सल्फर के साथ होगा ना तो हम ये कह सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, पहले देखिए इसका पीरियड है फास्फोरस का 15 और सिलिकॉन का कौन सा है? 14। 14। तो बताइए 14 की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है 15 की? 15 प्रोटॉन होंगे इसके अंदर। ए आंसर। 15 ग्रुप की ज्यादा होती है आयोनाइजेशन ऑफ 14 ग्रुप से। ठीक है, आपको पता है ना सेकंड और थर्ड में एक्सेप्शन है, 15 और 16 में एक्सेप्शन है, ऐसा ही है ना बेटा? जी सर। अच्छा जी, अब बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होना चाहिए मेरे बच्चों? सर ए सर। सर ए होगा। ए होना चाहिए। फास्फोरस वन मोर प्रोटॉन इन द इट्स न्यूक्लियस। बिल्कुल सही है, इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो 15 है और इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो 14 है, ऐसा ही है, 14 है। सिलिकॉन 14 होता है ना बेटा? जी सर। ठीक है, तो मैं आपकी बात को सही मानते हुए इसको सही कर देता हूँ ए को। ठीक है, अच्छा ग्रुप नंबर 14 है और ग्रुप नंबर 15 है और इनका प्रोटॉन नंबर भी यही होता है बेटे, है इसने? सर ये ईयर कौन सा है? बेटा 2022 अक्टूबर नंबर वेरिएंट 12। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जो फास्फोरस है उसका ग्रुप नंबर 15 है और प्रोटॉन भी 15 है, सिलिकॉन का ग्रुप नंबर 14 और प्रोटॉन भी 14 है, ऐसा ही है? सर ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सोडियम, आपको कोई भी ऑप्शन अगर ऐसा लगे कि यार ये ऑप्शन भी हो सकता है तो आप मुझे उसी वक्त कहेंगे, मैं उसी वक्त समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सोडियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड from atmosphere and release oxygen in closed environment such as space capsule and submarines। ठीक है, ये आपसे कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, अच्छा ये देखें, यहाँ ये ऑक्साइड नहीं है सोडियम ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड है। ठीक है, पर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, यानी ये यूं होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सोडियम और सोडियम, ये हो जाएगा सोडियम पर। जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हो ना, ऑक्साइड कहलाता है। बोलो मेरे बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। पर ऑक्साइड का मतलब ये होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये कह रहा है कि विच मास ऑफ सोडियम peroxide would be required to remove 2.4 dm cube of carbon dioxide from the atmosphere at room temperature and pressure। देखिए इसका स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 में आप ये कहेंगे कि देखिए आपको यहाँ डीएम क्यूब लिखा आपने और ये मोल लिखा, हमें मालूम है 24 डीएम क्यूब में 1 मोल होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 2.4 डीएम क्यूब हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके मोल निकाल लिए। ठीक है, 0.1 मोल आ गए। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ आती है? जी सर। जी सर। अच्छा जी, ठीक है, अब स्टेप 2 पे आ जाओ। ठीक है, अब स्टेप 2 में तुमने कहा कि जब मैंने मोल निकाल लिए कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, ये मोल किसके निकाले तुमने? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो अब तुमने निकालना पड़ेगा सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान मोल रेशो। बताओ इन दोनों में कितना मोल रेशो है बेटा? 1:1 का। 1:1 का रेशो है बेटा।
इन दोनों के दरमियान 1:1 का रेशो है, तो आपने इन दोनों के दरमियान लगाया 1:1 का रेशो, ठीक है। तो आपने कहा कि दोनों के मोल बराबर होंगे क्योंकि 1:1 का रेशो है। तो बताइए सोडियम ऑक्साइड के कितने मोल होंगे? 0.1। सोडियम पर ऑक्साइड के होंगे 0.1 मोल। अब स्टेप नंबर 4 पे आ जाइए, 3 पे आ जाइए। स्टेप 3 में आपने लगाना है ग्राम इज इक्वल टू मिस्टर मोल का फॉर्मूला। ग्राम इज इक्वल टू मिस्टर मोल का फॉर्मूला। तो ये आपका ग्राम मल्टीप्लाई बाय मोल किया। सोडियम पर ऑक्साइड का एमआर मैंने निकाला था 78 था, आप भी चेक करिएगा 78 है। हाँ सर 78 ही है। अगर 78 को 0.1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे 7.8 आंसर आ जाएगा, यानी कि सी आंसर आ जाएगा। बोलिए बेटा, आपको मेरी बात समझ आ गई है? पूरे सवाल की स्टेप 1 सर मोल निकालना। किसके मोल निकालना? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल, क्योंकि डीएम क्यूब उसका दिया हुआ है। सेकंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड के मोल से सोडियम परऑक्साइड के मोल निकालना, जो कि 1:1 है। उसके बाद ग्राम इज इक्वल टू मिस्टर मोल का फॉर्मूला लगा के उसके ग्राम निकाल लेना। आ जाइए स्टेप नंबर 3। सर इस जी बेटा, स्टेप फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 3। इस मेथड के लिए हमें इक्वेशन हाँ, अच्छा दी हुई है, ठीक है सर। इक्वेशन दी हुई है, ठीक है बेटे। अगर इक्वेशन नहीं गिवन होती तो हम फिर नहीं कर सकते थे, मोल रेशियो नहीं मालूम होगा, इक्वेशन बनानी पड़ती फिर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन विच स्पीशी आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट। पहले ये सवाल आता था 31 32 में, ठीक है। हमने इतनी देर से ईयर कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, हमने ये देखा ये क्वेश्चन आता था 31 में। जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है तो ये आने 31 लगा या है। 13? क्वेश्चन नंबर 31 में आता था। 31 आप जब भी देखें, मैंने वेरिएंट कराया 31 32, कोई भी वेरिएंट कराया उसमें क्वेश्चन नंबर 31 32 में ये आता था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से। अब ये कहा इन विच स्पीशी आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑल आर डिफरेंट। चलिए 1 बाय 1 करके निकालेंगे। बोले इसमें प्रोटॉन कितने आ रहे हैं? 13। 13। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 13। ये नहीं होगा सर। हो ही नहीं सकता। बी में आ जाइए, इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बेटा? 18। 18। प्रोटॉन में 18 आ रहे हैं सर, ये भी नहीं होगा। प्रोटॉन 17 आ रहे हैं बेटा। 18 आएंगे सर, 35 में 17 जाएंगे, 18 आएंगे। नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होगा ना, वो आपने प्रोटॉन कह दिया। ओ हाँ तो सॉरी सर। ठीक है, तो ओए होए 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 होए, होए, इसका साइज छोटा करते हैं। चलिए जी, ये आपने निकाले थे इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन आ गए। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18। ये भी तो नहीं होगा सर, सेम आ ये रहे हैं। दोनों गलत हो गए, ठीक है। चलो अब आ जाओ सी पे। इलेक्ट्रॉन कितना है? 16 प्लस 2 18, प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16। ये भी गलत हो गया है ना? डी होगा सर आंसर इसका। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 18, प्रोटॉन इज इक्वल टू 19, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 39 माइनस 19 इज इक्वल टू 20। तो बेटा डी आंसर होगा, ठीक है। ऑल आर डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 4 फिर न्यूमेरिकल आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 फिर न्यूमेरिकल आ गया। गौर से समझने वाली बात है बेटा है। ये कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फाइड ईच रिएक्ट विद एसिड। ये देखें, कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम सल्फाइड दोनों एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। एक बना रहा है पानी, एक बना रहा है H2S। क्वेश्चन ये, अ मिक्सचर ऑफ दीज टू कंपाउंड X, यानी इन दोनों का X रिएक्ट्स विद एग्जैक्टली 0.15 मोल ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी HCl के मोल दिए हुए हैं 0.15125 मोल। कह रहा है द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म्ड इज 0.0250। इसके मोल दिए हुए हैं 0.025। व्हाट वाज द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन द मिक्सचर। इसका कितना होगा मास, जो आपका जितना आपने लिया है ना मिक्सचर कंपाउंड एक्स, ठीक है, टू कंपाउंड का जो मिक्सचर है एक्स, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होगा।
चलिए आइए अब कैसा क्या प्लानिंग क्या है ये सुने। देखिए आपको H2S के मोल दिए हुए, ठीक है, आपको H2S के मोल दिए हुए। क्या आप H2S के मोल से मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल निकाल सकते हैं बेटे? हाँ सर। मोल रेशियो निकाल के जी सर। आप मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल निकाल लेंगे। जब आपको मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल आ जाएंगे तो आप, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद समरी में बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए पहले आपने निकालना है मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल। आपने लिखा मैग्नीशियम सल्फाइड और H2S के दरमियान है 1:1 का रेशियो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल भी आ जाएंगे 0.025। बोले स्टेप 1 समझ में आ गया? बोले बेटा आपको क्या स्टेप 1 समझ में आ गया? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप देखें आपके पास जो सब these two compound X, ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया है कि मुझे मालूम चल गया मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल, ठीक है। तो इन दोनों के मैंने क्या किया है इसमें, मैंने इसके मोल तो निकाल लिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है HCl के मोल दे रहा है आपके पास 0.125। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे किसके मोल मालूम चल रहे हैं? HCl के मोल, ठीक है। यहाँ किसके मोल लिखे हुए देखें, a mixture of these two compound X react with exactly 0.125 mole of HCl। आप बता सकते हैं मैग्नीशियम सल्फाइड और इसके अंदर कितना रेशियो है? 2:1 का सर। 2:1 का ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं ना बेटा? हाँ। जी सर, तो एक को अच्छा निकाल के माइनस करवा अच्छा, देंगे। तो हाँ अब एक काम करते हैं, हम कैल्शियम, हमें हमें जो इसके मोल दिए हुए ना एसिड के, हम कैल्शियम ऑक्साइड के मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। हम कैल्शियम ऑक्साइड के मोल निकालते हैं, एक्स नहीं लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के मोल निकालते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है ना इसके मोल जो दिए हुए हैं एसिड के वो 0.125 लिए हुए हैं। तो हाँ सर। हमने हमने क्या किया कि इसके मोल निकाल लिए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आइए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ये सही लिखा था मैंने, ये एक्स ही है। अब मेरी बात दोबारा सुनिए और से। अगर मैं कहूँ HCl के मोल लग रहे हैं 0.125, तो बताइए दोनों सूत्रों में 1:2 का रेशियो है ना। हाँ सर। तो आधे इसमें लगेंगे आधे इसमें लगेंगे, ऐसे ही होगा ना बेटा? यानी अगर मैं कहूँ आपसे कि 2:1 का रेशियो है, 2:1 का रेशियो है, तो इसको इसको रिएक्ट करने के लिए कितने मोल चाहिए? तो आधे चाहिए होंगे ना। टोटल मोल एक्स के कितने चाहिए होंगे इन दोनों का मिक्सचर का? अगर इसका मोल देखें यहाँ 2 मोल है, तो यहाँ पूरे में 1 मोल है ना। अगर मैं इसके 4 मोल लेता हूँ तो इसके 2 मोल लेता हूँ, तो 1:2 का रेशियो आ रहा है ना बेटा। यस सर। तो इसका मतलब है इसको आधा करना पड़ेगा। आपने एक्स के मोल ही निकाल लिए 0.0625 आधा करके, HCl से आपने एक्स के मोल निकाल लिए। आप स्टेप 3 में क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि टोटल मोल आपके पास एक्स के ये हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड से माइनस करेंगे, सल्फाइड से आपको कैल्शियम ऑक्साइड के मोल आ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के मोल को उसके MR से मल्टीप्लाई करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का मास आ जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ, देखिए सर स्टेप 1 वैसे ये ऐसे भी तो एक मिनट रुकिएगा, मैं एक दफा रिपीट करता हूँ फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ, ठीक है। स्टेप 1 में मैंने क्या किया, मुझे H2S के मोल मालूम थे, ठीक है। मैंने क्या किया, H2S के मोल से मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल निकाले, तो मेरे पास ये आ गया। अब मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे मालूम है HCl के मोल इतने हैं, HCl के मोल इतने हैं। तो मैं करूंगा क्या, मैं ये करूंगा कि 4 मोल, यहाँ रेशियो है 4:2, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, यानी 1:2 का रेशियो है। तो x ये पूरा x है,
इसको निकालने के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। बात समझ आ रही है? यानी यहाँ 2 मोल है, यहाँ 4 मोल है, तो 1:2 का रेशियो है, 1:2। इसलिए मैंने ये पूरा x है, x, तो x और h में 1:2 का रेशियो है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से कर लें, बाद में आप परेशान हो जाएंगे कैसे हुआ। ठीक है, मैं यही कर देता हूँ आपको दोबारा। आपने यहाँ लिखना है x और यहाँ लिखना है आपने H पॉजिटिव। यहाँ 2 मोल है, यहाँ 4 मोल है। ठीक है, एसिड के मोल दिए हुए इसने 0.125, इसके मोल निकालने हैं हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0.0625 मोल। बोलो ऐसे ही आएगा ना बेटा? यस सर। ठीक है, फिर स्टेप 3 में आपने क्या किया, ये टोटल मोल है। ठीक है, इस टोटल मोल को आपने क्या, इस टोटल मोल को आपने किसके मोल से मल्टीप्लाई माइनस कर दिया, मैग्नीशियम सल्फाइड के, आपको कैल्शियम ऑक्साइड के मोल आ गए। फिर आपने फोर्थ स्टेप में इसको ग्राम इज इक्वल टू मिस्टर मोल लगा के इसका ग्राम निकाल दिया, तो आंसर बी आ गया। हसन बेटा बात समझ आ गई है? जी सर। मेरे बच्चों बात समझ आ गई है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी सर। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। ये तीसरा चौथा न्यूमेरिकल है, इसका तीसरा न्यूमेरिकल है। देखिए 2 मोल्स ऑफ, अभी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 moles of VO2 plus ion react with 1 mole of zinc atom in the presence of dilute acid. The product includes zinc positive ion and Y ion. सही है? Which Y क्या anion Y? Ion Y contain vanadium. Only zinc and vanadium change oxidation state in the reaction. आइए मैं आपको इसकी इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इक्वेशन है, कह रहा 2 moles of VO2 plus react with 1 mole of zinc atom in the presence of dilute acid H positive. The product includes zinc plus 2 and an anion Y. ठीक है सर उसने एन आयन नहीं लिखा, उसने लिखा है एन आयन, मतलब एक आयन। अच्छा, anion Y, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आयन Y कंटेन वेनेडियम, इसके अंदर वेनेडियम भी है। ठीक है, इसके अंदर वेनेडियम भी है। ओनली जिंक एंड वेनेडियम चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए आइए कैसे करते हैं देखें। देखिए पहला स्टेप है, बताइए जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में। जिंक +2 में। तो यह है स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने क्या करना है कि जिंक की इक्वेशन लिखी है आपने कि जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और वेनेडियम क्या बना रहा है, V2VO2 प्लस V बना रहा है। ऐसे ही है ना बेटा? हाँ सर। ऐसा ही है, V2VO प्लस से Y बना रहा है, इस Y के अंदर वेनेडियम भी है। बताइए ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है? 2। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ये इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा ना? यस सर। चलिए इस बात को मैंने नीचे लिखा है, आराम और सुकून से देखना बेटा है। स्टेप 2 में, स्टेप 2 में मैंने लिखा है जिंक प्रोड्यूसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, तो भाई इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन पैदा हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन VO2 प्लस एक्सेप्ट करेगा। बात समझ आ रही है? तो बताइए जब ये 2 ठीक है इलेक्ट्रॉन सर। एक्सेप्ट कर रहा है तो 2 VO2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें तो एक कितना एक्सेप्ट करेगा? एक एक्सेप्ट करेगा, फिर अगर दो एक दो एक्सेप्ट कर रहे हैं करेगा। तो। मैंने यहाँ ये लिखा है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है सर। अच्छा, अब बताइए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी V की इधर? +4 हो जाएगी सर।
आइए निकाल लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। देखें, वेनेडियम 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू +1, तो वेनेडियम आ जाएगा -4, वहां जाके +4 +5 आ रहा है मेरे पास, ऐसा ही है बेटा, अच्छा, चार्ज लगा हुआ था उसके ऊपर, ठीक है। +5 ही आ रहा है ना। हाँ ठीक है सर। तो जब +5 एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? +4, अगर एक कम हो जाएगा तो। +4। ये देखें मैंने यहाँ +4 ही लिखा हुआ है। बोले यहाँ तक बात समझ आ रही है? जी सर। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहले स्टेप में क्या हुआ कि हमने जो इसने लिखा था कि जिंक ने जिंक +2 बनाया। जब जिंक 2+ बनाया इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2VO2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। ठीक है, ये सब छोड़ दें जो लिखा है। उसके बाद जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो मैंने यहाँ लिखा है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए, तो 2VO2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 1 VO2 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली +5 ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो वेनेडियम क्या बन गया? +4। बोले स्टेप 3 तक समझ आ गया? जी सर। Yes, sir. ठीक है, अब आप चारों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जिसमें वेनेडियम +4 आ जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाइए स्टेप 5। स्टेप 5 में है फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल 4 ऑप्शंस if oxidation state is +4, it will be correct. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? देखें मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, +5 आ गई। मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली VO+ की, ठीक है, तो मेरे पास आ गई +3। इसकी निकाली मैंने तो मेरे पास आ गए 4। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो मेरे पास आ गए 6। तो बोले कौन सा आंसर सही होगा? सी सर। सी आंसर सही होगा। मेरा बेटा आपको मेरी बात समझ आ गई है? Yes, sir. आप बोलो बेटा। सर स्टेप 3 में आपको कैसे पता कि V के +4 है एंड में? मैं दोबारा आपको बताता हूँ, स्टेप 3 में कैसे पता लगा +4? बताइए, एक VO2+ ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना, है मोहित? जी। आपको 1 इलेक्ट्रॉन किया ना, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो +5 से +4 ही होगी ना। अच्छा सही समझ गया। ठीक है, आप में से किसी ने भी इन 5 क्वेश्चन के बारे में कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अलीजा आप कुछ कह रही थी, मैं आपकी बात सुन नहीं सका बेटे। मैं वो पुराने वाले सवाल में कह रही थी, फिर सही है सर, बस हो गया। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई आसान मेथड है तो बताइए, हम उस मेथड से करेंगे। फिर बोले इसके अलावा कोई मेथड है आपके पास? बोलो बेटा अलीजा। अलीजा हम एक दूसरे से दूसरी, क्वेश्चन 4 की बात कर रही थी मैं, इसके लिए। हाँ बेटा बताए ना, क्वेश्चन 4 का कोई दूसरा तरीका बताए, आसान होगा तो हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे बेटे। मुझे वो ज्यादा आसान लग रहा था, मतलब मैंने उससे किया था क्योंकि डाउटफुल कम था कि अगर हम एसिड कैसे? के मोल निकाल लें H2S और एसिड का रेशियो लेकर जो MgS के साथ जो एसिड रिएक्ट किया है उसके मोल आ जाएं और ठीक हम है, टोटल मोल से माइनस कर दें नहीं आप 20 मोल कैसे, आप मुझे एक बात बताएं, आप कैसे निकाल सकते हैं MgS के मोल? क्योंकि आपको जो ये एसिड के जो मोल दिए हुए हैं ना बेटा। हाँ फिर मैं कह रही हूँ H2S के पता है, H2S और जो MgS के साथ जो एसिड रिएक्ट कर रहा है, हम उस एसिड के मोल्स निकाल सकते हैं ना H2S के साथ रेशियो लेके। H2S के मोल्स को मल्टीप्लाई बाय 2 करके एसिड का मोल आ जाएंगे जो MgS के साथ रिएक्ट। अगर हम इसके मोल से इसके मोल निकालें, मोल रेशियो करके बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका डबल आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। हाँ, टोटल मोल गिवन है, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे
तो जो CaO के साथ रिएक्ट करे होंगे उसके मोल पता चल जाएंगे एसिड के, और फिर CaO के मोल इस तरह भी मतलब आ सकते हैं। अच्छा, अगर जरा एक बार कैलकुलेटर में करिएगा, मैं अभी अभी बता दूं सही होगा गलत होगा। इसका इसको आंसर देखें, आ इस रहा था अच्छा एक मिनट तो रुकिए, इसको जरा डबल करिएगा 0.05। 0.05, ठीक है, आपने इसके लिए निकाल दिया, ठीक है 0.05। अच्छा अब इसको आधा करें, तो इसका आधा 0.025 फिर क्योंकि उसके आधे करने 0.025 आ पड़ेंगे। जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस करें। सर मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ हाँ 0.05 एसिड के आ गए ना, जो MgS के साथ रिएक्ट किया, तो हाँ, बाकी CaO के साथ रिएक्ट किए होंगे। वो तो आप डायरेक्टली इसको आधा कर दें। आप मेरी बात समझ रही हैं? अब अगर आपसे मैं कहूँ कि ये 0.125 है, ठीक है, HCl ऐड हो रहा है, तो उसको डायरेक्टली आधा कर दें, तो जितना जितना आधा करके मोल आएंगे वही एक के साथ रिएक्ट करेंगे। पता है अभी जो आप कह रही है ना, वो उस सूरत में सही है जब इसका मोल रेशो बराबर है, लेकिन जिस दिन इसकी इक्वेशन में मोल रेशो अलग अलग होंगे, उस दिन आपको फिर इसी तरह से करना पड़ेगा। सर क्यों उसके अंदर पे क्यों भाई, मैं ये कह रही हूँ सर कि अगर हम एक के मोल एसिड के निकाल लें, तो ठीक है, टोटल मोल से एक के माइनस कर देंगे, तो दूसरे के साथ जितने एसिड रिएक्ट किया होगा वो पता ठीक चल है, जाएगा। बिल्कुल सही है, उससे फिर आप ये निकाल लें। हाँ मैं ये कह रही हाँ ठीक है, ऐसे कर लें, ऐसे हूँ, कर लें, सही बस ये सर यही कह रही बिल्कुल सही है। असल मसला है उसमें भी 4 ही स्टेप हो रहे हैं ना, हूँ। उसमें जी भी। लेकिन वो इसके अंदर जो मतलब मुझे वो बेटर लगा कि इसमें मैं गलती कर सकती हूँ, मुझे अपना पता है ना इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, अगर कोई ऐसा स्टेप होता है इसमें 3 स्टेप होते तो हम उसको लगा लेते इधर, ठीक है। चलो कोई मसला नहीं है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। द कंपाउंड पोटाशियम बिस्मुथेट, ये आ गया, इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 5 इन पोटाशियम बिस्मुथेट? ऑक्सीडेशन नंबर होता है सर, ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑफ द बिस्मुथ एटम, करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि थी। हम लोग फॉस्फोरिक को भी फॉस्फोरिक 5 लिखते हैं मेरे ख्याल से। नहीं वो तो एक अलग बात है, हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इधर, ठीक है। सर ये हमने एटम इसकी का होता है? क्या चीज बेटा? मैं पूछ रही हूँ ये एटम का होता है? हाँ ना, बिस्मिथ का ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना इधर, आयन थोड़ी कहलाएगा अभी ये तो पूरा एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना। जितने भी हाँ मेटल सर। होते हैं ब्रैकेट में, हम जो है ना ब्रैकेट में हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं सेंट्रल एटम की। तो यहाँ हमने बिस्मिथ की लिखी हुई बिस्मुथेट के बाद लिखा हुआ है ना, तो हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली ऑक्सीजन की, -6 है, पोटेशियम +1 है, तो +5 ही आता है ना, इसलिए हमने यहाँ लिखा इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मिथ एटम। बेटे बात समझ आ रही है? जी सर। हाँ अच्छा, इसके नीचे ये लिखा हुआ है अजीम, इट इज द चार्ज ऑफ द बिस्मुथेट आयन, नहीं सर, ऑक्सीडेशन नंबर भी है, ठीक है। नंबर सी, ऑक्सीडेशन सी में क्या लिखा? इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बिस्मुथेट आयन। पता है मसला क्या है, मुझे एतराज है बिस्मुथेट आयन पे, अच्छा सर, मैंने बिस्मुथेट मुझे कहा बिस्मुथ। ठीक है। ओके सर, मुझे मसला आ रहा है ठीक बिस्मुथेट है आयन सर, पे। ठीक है सर। बात समझ आ रही है? क्योंकि पूरा एक कंपाउंड है ना। अब इट इज द सम ऑफ द चार्जेस ऑफ द 2 आयंस प्रेजेंट, ये तो कहीं से भी सही नहीं है बेटा। तो इसका मार्किंग स्कीम में आंसर चेक कर लेना, ए ही है ना। बेटा इसका आंसर चेक कर लेना, जी सर 6A ही है। ए ही है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज स्लोली एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन, ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर कैटलिस्ट डालते हैं MnO2, अगर कैटलिस्ट डालें MnO2 तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, रिएक्शन रेट फास्ट हो जाएगा, लेकिन Kc पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप कैटलिस्ट डालेंगे, Kc की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर सर इसका तो फिर डिपेंडेंट ए होती है, होगा ना सर।
ठीक है, केसी इज डी होगा सर आंसर इसका। डी आंसर होगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं। बी सर, नॉट टेम्परेचर बी होना बी कह रहे हैं आप, ठीक है, हाँ। अभी चेक कर लेते हैं। बी होना चाहिए। कैटलिस्ट ऑल्टर द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव गलत मोर है। एनर्जी। यार ये गलत है ना, मोर एनर्जी तो नहीं हो सकता ना, एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। That's- एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ केसी, जुमला तो सही ये है। सही है सर। कैटलिस्ट नहीं करता इंक्रीज। कैटलिस्ट प्रोवाइड अ डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म विद अ लोअर। हाँ सर, ये भी गलत है। तो भाई बी सही हुआ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, एक और न्यूमेरिकल। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि ये रिपीट हुआ है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है। अब आप गौर से देखें, ये कह रहा है कि अ डायमर क्यू इज स्टेबल व्हेन द सॉलिड बट डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज सेट अप इन द सॉल्यूशन। बताइए इसमें रेशियो 1:2 का है ना बेटा? जी सर। ठीक है, मैंने अपने पास यहाँ एक इंशाल्लाह मेथड यूज किया है। तो यहाँ मैंने लिखा इनिशियल अमाउंट, यहाँ मैंने लिखा अमाउंट रिएक्टेड, यहाँ लिखा मैंने अमाउंट प्रोड्यूस्ड, यहाँ मैंने लिखा इक्विलिब्रियम अमाउंट। रेशियो है इसका 1:2 का, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है सोल्यूशन ऑफ क्यू हैज एन इनिशियल कंसिडरेशन 0.5 क्यू की। तो क्यू के नीचे लिखा मैंने 0.5 और आर की कंसंट्रेशन 0 दी हुई है। व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड क्यू हैज फॉलन टू 0.25। तो 0.25 कम हो गया, ठीक है। तो अमाउंट रिएक्टेड 0.25 हुआ। तो बताओ रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा? 0.25 ही होगा ना? जी सर। बोलो मेरे बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है? सर एक दफा और समझा दें। दोबारा सुनो मेरी बात बेटे। मैं ये कह रहा था कि अब आप इस पूरे सवाल को देखो दोबारा, ठीक है। इस सवाल को दोबारा देखो। इस सवाल में क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है इनिशियल अमाउंट है क्योंकि 0.5 और फिर कह रहा है इतनी खाली इसने रिएक्ट कर ली, ठीक है। केसी की वैल्यू निकालनी और ग्राफ बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये एबेकस बनाया, इसका नाम है इंशाल्लाह मेथड। यहाँ लिखते हैं इनिशियल अमाउंट, यहाँ लिखते हैं अमाउंट रिएक्टेड, यहाँ लिखते हैं अमाउंट प्रोड्यूस, यहाँ लिखते हैं इक्विलिब्रियम अमाउंट। अमाउंट रिएक्टेड में हमेशा क्रॉस लगाते हैं, अमाउंट प्रोड्यूस में हमेशा क्रॉस लगाते हैं। अमाउंट रिएक्टेड में हमेशा क्रॉस लगाते हैं, अमाउंट प्रोड्यूस में हमेशा क्रॉस लगाते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.5 और कह रहा है कि इतनी फॉल हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है 0.25 रिएक्ट की होगी, इतनी बची होगी। उसके बाद यहाँ इन दोनों में लगता है मोल रेशो, इधर है 1:2 का। अभी आपने देखा ना 1:2 का रेशो है, तो मैंने कहा अगर ये ए है तो ये 2A हो जाएगा। सर जी बेटा। सर तो ये 0.25 जो है, जहाँ पे आपने ए लिखा हुआ है खाली, आपको ये कैसे पता चला कि सिर्फ 0.25 है? वो क्वेश्चन से अब वो देखें उसको यहाँ क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट करके लिखा है इक्विलिब्रियम हाँ ना, अमाउंट। ये देखें क्या लिखा है, व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड क्यू हैज फॉलन। जब तक इक्विलिब्रियम हो गया तो इसकी कंसंट्रेशन 0.5 से 0.25 कम हो गई, गिर गई। तो इसका मतलब है ये रिएक्ट इतनी की होगी, इतनी बची होगी। ऐसा ही है ना? जी सर। जी सर। ऐसा ही है। तो आपने क्या किया, इसको यहाँ लिखा, इसका रेशियो है 1:2 का। तो अगर ये 0.25 है तो ये 0.5 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू आ गई आपके पास। केसी का फॉर्मूला बनेगा आर का स्क्वायर अपॉन क्यू, आर का स्क्वायर अपॉन क्यू। 0.5 यहाँ लिखा, 0.25 यहाँ लिखा, इसका स्क्वायर किया। 0.5 का 0.25 डिवाइड बाय 0.25 इज इक्वल टू 1। तो जहां जहां 1 लिखा है वहां वहां आपने सही लिखा है। बोले बात समझ आ रही है? जी सर। बताइए क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? 0.5। 0.5। तो क्यू की इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5, ये सही हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए क्यू की वैल्यू कंसंट्रेशन 0.5, ये सही हो गया। क्यू की कंसंट्रेशन 0.5 सही हो गया। क्यू की कंसंट्रेशन 0.5 सही। मैं इसलिए करा रहा हूँ
ये कई दफा सवाल आया ऐसे ही, तो आपको करना आ जाए। आर की कंसंट्रेशन क्या थी बेटा? 0 थी Point initial पे। जीरो थी जीरो नहीं थी। सर। इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो थी। इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो थी। इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो थी। बताइए क्यू की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या हो गई थी? 0.25 0.25। 0.25। क्या क्यू की कंसंट्रेशन 0.25 आ रही है बेटा? जी सर। आप चेक करें, क्यू की कंसंट्रेशन क्या 0.5 आ रही है? 0.25 0.25 आ रही है, बीच में आ रही है। यहाँ चेक करें क्यू की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है? वही आ रही है सर 0.25। 0.25। यहाँ क्यू की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है? सब 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 में ही 0.25 दी है मेरे ख्याल से। ठीक है, इसमें कितनी आ रही है क्यू की कंसंट्रेशन? 0.25। 0.25। तो सारे 0.25 सही हैं, ठीक है। अच्छा बताइए आर की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है? 0.5 0.5। तो बताइए आर की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 0.5 आ रही है, तो बताइए क्या 1 में 0.5 आ रही है आर की कंसंट्रेशन? नहीं सर। आर की कंसंट्रेशन गलत आ रही है इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो आर की कंसंट्रेशन मेरे बच्चों आ रही है, आर की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे आ रही है 0.25। तो ये गलत हो गए ना? जी सर। बताओ बी में आर की कंसंट्रेशन क्या आ रही है? सर वही सर वही आ रही है, 0.25। गलत है। 0.25, ये भी गलत आ गई। बताओ सी में आर की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है? यहाँ 0.5 आ रही है सर। यहाँ 0.5 आ रही है आप कह रहे हैं। तो मैं फिर लिखूंगा आर की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 0.5। तो ये भी सही हो गया, इसके सब कुछ सही हो गए। बताइए इधर कितनी आ रही है? सर सेम आ रही है 0.5। आर की इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन 0.5 आ रही है इक्विलिब्रियम पे, लेकिन इसकी ये वैल्यू गलत है। तो बताइए वो कौन सा ऑप्शन है जिसके सब चीजें सही हैं? सी सर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, वरना आधा क्वेश्चन करके ही समझ आ गया था। सर केसी हो गया था, आधा ग्राफ समझ में नहीं आ रहा था। केस जब जैसी केसी हो गया था ना, उसके बाद आपने देखना होगा इन दोनों में ये 0.5 है, ये नहीं है, तो सी आंसर। ये 2 मिनट का सवाल था। ये ठीक है सर। कैलकुलेशन आपने की, ये कैलकुलेशन की, उसके बाद आपने आपने कहा ये सही है, ये सही है। तो ये दो तो गलत है। अब इनमें देखें, इनमें आर की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है? 0.25। और इसमें आर की कंसंट्रेशन क्या आ रही है? 0.5। तो ये सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। आपने बताना है एक्टिवेशन एनर्जी। बताइए क्या इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? रिवर्स 80 रिएक्शन की होगी ना बेटा, सर, ये रिवर्स वो बिल्कुल रिएक्शन स्टार्ट की, होती है बॉटम से लेके। रिवर्स रिएक्शन की यहां से लेके यहां तक होगी। तो ये तो जुमला सही आ रहा है, डायरेक्ट ही सही हो गया 80। चेक करो बेटा। जी सर सही है। बताइए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? 50। -50 है, +50 है? सर अगर आप ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। बेटा इसने फॉरवर्ड रिएक्शन की कहा है ना। फॉरवर्ड की। अगर नीचे जाएगा तो माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस ना। सर बैकवर्ड की नहीं मांग रहा है ये रिएक्शन की। बेटा फॉरवर्ड लिखा हुआ है ना इधर। हसन फॉरवर्ड लिखा है बेटा। रिवर्स नहीं लिखा सर ए के अंदर। अरे मैं बी की बात कर रहा हूँ, ए की अच्छा ए सॉरी तो हो सॉरी गया सॉरी। ना। हाँ सर ए तो फॉरवर्ड लिखा सही हुआ हो है गया, यहाँ ए तो सही हो गया 80। ठीक है, बी के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन की -50 है, तो ये फिर गलत हो गया। The enthalpy change for the reverse reaction, रिवर्स रिएक्शन की कितनी होगी बेटा? पे। 80 सर निकाली थी ऊपर अभी। नहीं बेटा +50 होगी। अच्छा उसकी बात कर रहे हैं आप। सेम एंथैल्पी है। मैग्नीट्यूड। देखो बेटा सेम मैग्नीट्यूड होती है, पर उसकी साइन डिफरेंट होती है।
मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। चलो चलो 10 है, एंथैल्पी चेंज फॉर द पॉसिबल रिएक्शन एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर गिवन। सही है, आपको W दिया हुआ है, X दिया हुआ है। विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन इज करेक्ट? ठीक है, H दी हुई है। ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कैसे करेंगे क्वेश्चन को। कोई भी जिसको आता है बताए। सर पहले देखेंगे कि कौन सा एक्सो है, जिसके एक्सो तो उसके हिसाब से डायग्राम के हिसाब से कंपेयर कर लें। एक काम करते सर हैं। एक बात बताएं, हाँ हाँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आपने एक स्टेटमेंट लिखवाया था एसिड बेस रिएक्शन के लिए कि अगर स्ट्रांग हो तो दोनों स्ट्रांग हो तो अराउंड -56 या -57 होती है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ सिर्फ, ठीक है। मुझे बताओ कि जो एसिड बेस रिएक्शन है, हाँ सर। ये एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है। ये NaCl को पानी में डाल दिया है, ठीक है। अच्छा जी, मैं चाह रहा हूँ बगैर कैल जी 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 बोलें। मैं कह रही हूँ सिर्फ अगर हम इसको पढ़ के करें, लाइक जैसे x इज ग्रेटर देन w, तो 56 प्लस 56 ज्यादा ग्रेटर ही होगा ना -56 से, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये इससे हो सकता है। हाँ, मैं इसी तरह चाह रहा हूँ किसी तरह शॉर्ट तरीके से हो जाए, ठीक है। तो देखें, एसिड और बेस जो है, ये जो रिएक्शन है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ठीक है। और जबकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो जो एक्सोथर्मिक है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, तो वो ज्यादा होनी चाहिए, नहीं वो कम होनी चाहिए, है ना। एक्सोथर्मिक की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। सर एक ग्राफ ना बनाते तो अच्छा, सही नहीं, बेहतर नहीं होगा, आसान होगा। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ सर कि देखिए मेरी बात सुने, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक फतवा होता है ना, वो दे दूं फिर ग्राफ बनाऊं, ठीक है। सर आप देखिए पहले जो ग्राफ ना बनाएं, आप अगर ऑप्शंस पढ़ के जवाब सही निकालें तो उससे भी जल्दी नहीं हो बेटा, जाएगा। ऑप्शन तो हम बाद में पढ़ेंगे ना, पहले मैं आपको नॉलेज से दे दूं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी अगर एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, वो तो खुद हीट निकाल रहा है ना। सर एंथैल्पी नहीं होगा एक्टिवेशन एनर्जी तो। एंडोथर्मिक नहीं सर, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है ना। देखिए एक मिनट रुक जाएंगे, मुझे पहले मैं अपनी स्टेटमेंट दे देता हूँ, फिर मैं आपसे सुनता हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरी स्टेटमेंट गलत हो, ठीक है। मैं भी एज ए स्टूडेंट ही काम कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, वो सवाल है एक्टिवेशन एनर्जी का, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, एक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, ठीक है, वो हीट निकाल रहा है, ठीक है, तो बताइए उसको एक्टिवेशन एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी? वो कह रहा है मुझे एनर्जी नहीं चाहिए भाई, ले लो मेरे से एनर्जी, तो तो एक्सोथर्मिक उसकी की कम हो, एक्टिवेशन एनर्जी कम ये होती है, कम होगी उसकी। ठीक है। तो एक्सोथर्मिक एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू एंडोथर्मिक। इस हिसाब से एक्सोथर्मिक की कम होनी चाहिए। इसका मतलब है एक्स की ज्यादा होगी डब्ल्यू से, ठीक है। अच्छा बताइए, वाई और जेड में किसकी ज्यादा होगी? जो एंडो है सर वाई की। वाई की ज्यादा होगी है। हाँ +11 ना उसकी एंथैल्पी एंडोथर्मिक है वो। अब आप मुझे बताइए, ये जुमले मेरे बातें आप लोगों को समझ आई हैं? जी सर। क्या मैंने ग्राफ बनाया? नहीं सर। अब आप मुझे बताइए, इसके हिसाब से आप पे बी छोड़ता हूँ, होगा बताइए सही। कौन सा ऑप्शन सही है? बी सर। बी। अब आंसर मार्किंग स्कीम में चेक करें, बी सही है। हाँ सर बी है। अगर इससे आसान मेथड किसी को आता है तो बताएं। सर डायरेक्ट ऑप्शन सर पढ़ के कर समझाए लेते सर, आपने किसी कैसे सर फिर से समझाए। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया, याद करना भी आसान है, इसमें कोई ट्रिक मैजिकल ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट है, वो DI है। DI क्या है? शॉर्टकट तरीका ये है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो हीट निकाल रहा है, वो कह रहा है मुझे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है भाई, ले लो मेरे से एनर्जी। अबे भाई, जो खुद हीट निकाल रहा है
उसको कम एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी ना, तो जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, और जो एंडोथर्मिक है उनकी ज्यादा होगी। उसी हिसाब से मैंने पूछा एक्स ज्यादा है डब्ल्यू की ज्यादा है, आपने कहा एक्स की ज्यादा है डब्ल्यू से। फिर मैंने पूछा वाई की ज्यादा है जेड की, आपने कहा वाई की ज्यादा है जेड से, क्योंकि वाई वाई जो है सही वो सर, आपका क्या है, समझ गया, सही है। वाई क्या है, ये क्या है, एंडो, एक्स एंडो है, देख लें चेक कर लें, एक्स एंडो है, सही है। वाई क्या है, जी वाई एंडो है। तो ये एक आसान तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। सर, ये कौन सा ईयर है? ये 2022 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 12 है। ओके सर। बेटे आप लोगों को बात समझ आ रही है? आनिया बेटा बात समझ आई है आपको? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर लेकिन एक चलिए बार जी, ये भी होता है ना कि जेनेरिक ग्राफ बनाते हैं और उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड अच्छा देखे, क्योंकि ये फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन ही है। देखिए अब तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं, मैंने इतना आसान तरीका बता दिया ना। देखिए कुछ क्वेश्चन आपने करने हैं 2 सेकंड, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, कुछ क्वेश्चन आपने करने हैं 5 मिनट में, तब जाके 40 क्वेश्चन होंगे। मैं बता रहा हूँ कम से कम आपने 30 प्लस क्वेश्चन करने हैं, 30 35 तक जाना है मैक्सिमम। वो 100% ठीक होने चाहिए। अगर 40 के 40 सही हो जाए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपने तुक्का लगा दिया, अगर जल्दबाजी में जो नहीं आ रहे, आपने सही क्वेश्चन करने हैं। बाकी थ्रेशोल्ड करेगा, ये आसान तरीका होता है भाई। मैं आपकी तरह होऊंगा ना, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि भाई मैं पहले ए की तरफ जाऊं। तो मैं 30 प्लस क्वेश्चन करने के बाद पहले जब सिक्योर हो जाऊंगा, मुझे मालूम होगा 30 प्लस मेरे क्वेश्चन सही हैं, मैं सिक्योर हो गया, इंशाल्लाह मेरा ए आ जाएगा। फिर मैं आराम से बाकी क्वेश्चन को भी टिका के कर दूंगा इंशाल्लाह। तो हमें कुछ ऐसे मेथड सीखने होते हैं बेटा एमसीक्यू में जो शॉर्टकट होते हैं। A2 में नहीं है ये चीजें, AS में है कि शॉर्टकट सीखने पड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन ठीक नंबर 11, ठीक है। द हैबर प्रोसेस कैरिड आउट विद अ नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर ऑफ 50 किलो पास्कल। नाइट्रोजन का जो प्रेशर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 किलो पास्कल, और हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है वो 150 किलो पास्कल दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर। टेम्परेचर दिया है 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आयरन कैटलिस्ट डाला हुआ है। इफ ऑल अदर कंडीशंस आर केप्ट द सेम, which change will result in raise activation energy? वाह बी सर, आप कैटलिस्ट रिमूव कर रहे हो। वाह 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 वाह। which क्या लिखा, which change will result in a raised activation energy? तो तो बी होगा कैटलिस्ट ना डालेंगे। सर, आप कैटलिस्ट निकाल दो। बी होगा ना सर, कैटलिस्ट हट रहा है हमारा, क्या आयरन बात है, हटा रहे हैं हम। क्या बात है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल बी होगा। क्योंकि जब आपने कैटलिस्ट डालते हैं एनर्जी एक्टिवेशन कम होता है, जब कैटलिस्ट रिमूव करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये देख लीजिएगा गौर से। ये 3 CH3 है, ये तीनों के तीनों नाइट्रोजन से अटैच हैं। नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, नाइट्रोजन ने ये एक लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन दे दिया एल्युमिनियम को। तो और इस एल्युमिनियम पे 3 क्लोरीन पहले से लगे हुए थे। बताइए कहीं से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है आपको? नहीं सर, डेटिव बॉन्ड है। नहीं सर, डेटिव बॉन्ड है। तो द मॉलिक्यूल कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, मैं क्या लिखूं, किसको सही करूं? सर डी सही लग रहा है, ये कि डेटिव की जगह हम कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, डेटिव बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सर डी आंसर इसके अंदर। सर, आपको पता कैसे चला कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा? देखिए मैंने कहा ना कि याद रख लेना कि ये जो पार्ट है ना, ये इसके पास लोन पेयर होता है, और ये जो दूसरा एल्युमिनियम है ना, ये भिखारी है, भिखारी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ग्रुप 13 का है। जब एक सर अमीर आदमी और एक एम्प्टी गरीब आदमी ऑर्बिटल होता है मिलेगा, ना, एमटी ऑर्बिटल, एल्युमिनियम में एमटी जी ऑर्बिटल होता है। जी जी बेटा, देखिए ग्रुप 13 के अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि वो उनके ना ऑक्टेट डेफिशिएंट है, ऑक्टेट डेफिशिएंट है, वो डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। याद रख लेना, जो भी ग्रुप 13 का एलिमेंट है, वो 13 का, वो ऑक्टेट डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास बॉन्डिंग।
तो बना के भी 6 इलेक्ट्रॉन अगर आप गौर से गिने 1 2 3 4 5 6, ये भिखारी है। भिखारी हमेशा डेटिव बॉन्ड बनाता है, ऐसे पता चला। सही है सर। ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ये आपके पास O3 ओजोन है, ठीक है। ओजोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो ये होता है जैसे ऊपर बना हुआ है, देखें गौर से। इसमें मुझे जो नजर आ रहा है ना, वो एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। ओजोन का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए वैसे नॉर्मल। सर सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp1, जो लोन पेयर होता है उसको भी गिनते हैं, ये भी sp2। बताइए sp2 पे कितना एंगल होना चाहिए? सर आपने कहा था हर लोन पेयर पे 2.5 निकाल देना। हाँ नहीं, सर sp2 120 एक्चुअल एंगल होता है, 120 माइनस sp2 पे 2.5 कर देना। जी बिल्कुल बेटा, sp2 पे 120 एंगल होना चाहिए, और अगर लोन पेयर हो तो तकरीबन 2.5 माइनस कर देना चाहिए। सर एक बात सवाल था। 1 मिनट रुकिएगा, सिर्फ 1 मिनट। जब आपने 120 में से 2.5 माइनस किया तो कितना आंसर आया? 117.5। तो लिहाजा इस लिहाज से अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर ये होना चाहिए। अच्छा सर। ठीक है। हाँ आप पूछें, जिसको जो पूछना है। क्या नाम है आपका? आप भी पूछें, आप भी पूछें। सर आपने ऊपर लिखा हुआ है इसने VSEPR, इसका फुल फॉर्म बता देंगे दफा? बेटा ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। वैलेंस, वी से वैलेंस, शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। जैसे सर ही एक मैंने बात ये जैसे ही मैंने ये पढ़ा था ना, उसी वक्त मैंने ये 2.5 मेरे जहन में आ गया था। सर आपने लिखवाया था, मुझे जहन से निकल गया इसका नाम क्या होता है। ठीक है। हाँ बेटा बोला, सर क्या नाम है? हाँ बेटा ये बोले। पूछना था कि सर डेटिव बॉन्ड से बॉन्ड एंगल अफेक्ट नहीं होता ना, मतलब? नहीं, डेटिव बॉन्ड से देखो, अब जब डेटिव बॉन्ड बन गया ना, तो ये भी sp3 हो गया, ये भी sp3 हो गया। मतलब डेटिव बॉन्ड को हम लोग कंसिडर नहीं करते ना, मतलब कंसीडर बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करते हैं भाई, करते हैं डेटिव बॉन्ड से, करते हैं डेटिव सर बॉन्ड को कंसीडर। हाँ बेटा बोले। सर ये एक लोन पेयर या फिर जितने भी लोन पेयर होंगे उनमें इक्वली बस 2.5 माइनस करेंगे? देखिए, जो 2.5 माइनस करने की थ्योरी है ना, वो खाली sp3 में होती है, sp2 में नहीं होती है। ठीक है। लेकिन इसने यहाँ लिखा है वेस्पर थ्योरी। सही है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपके कोर्स में CH4 0 लोन पेयर, आपके कोर्स में नाइट्रोजन sp3 NH3 के साथ, आपके कोर्स में पानी sp3 2 लोन पेयर के साथ। इन 3 में तो हो सकता है बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ उसमें करेंगे 2.5 जिसमें वेस्पर लिखा है। अगर आपने यहाँ 120 लिखा है एंगल तो ये गलत हो जाए, क्योंकि वेस्पर ने कहा था कि लोन पेयर रिपेल करते हैं, सर रिपेल आप की बस वजह एक से। दफा और बता देंगे, आपने sp2 इसको गिना कैसे? sp3 नहीं हो दोबारा जाएगा? नहीं, दोबारा सुने। डबल बॉन्ड एस है, ठीक है। ये देखें, डबल बॉन्ड को एक एस, किसी को भी एस के बॉन्ड को, ये P1 हो गया और ये P2 हो गया। ठीक है, sp2 हो गया। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक काउंट होंगे। ठीक है, sp1 P2, sp2 हाइब्रिडाइज है, 120 डिग्री होता है sp2। ठीक है सर। चलिए 14 पे आ जाइए। Each of the substance shown in is gaseous. Which substance is most likely to show ideal gas behavior in conditions shown? बताइए, हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस होती है कि लो टेम्परेचर पे आइडियल गैस होती है? हाई टेम्परेचर सर और लो प्रेशर पे। तो बेटा हाई प्रेशर टेम्परेचर ये है, सर सी होगा। और सही कह रहे हैं सर। लो प्रेशर कौन सा है? C सर X.5। सी। तो भाई ये लो क्या कह रहे हैं? अब्दुल रहमान क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलेंगे? जैसे जैसे हाँ ड्रैगन का पर ये भी कप है, वो जो भी कप है जो तो फ्री में क्लेम करो, पर उन्हें क्लेम कर फ्री में वो ना किसी का वो जितना ओ डबल है। भाई जेटियन क्या हो गया? हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो नाइट्रोजन यहाँ पे सी होगा। बोले ऐसे ही है?
हाँ जी सर। सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि बताइए ये क्या ये बॉयल्स लॉ है? बॉयल्स लॉ के ग्राफ कितने होते हैं? मैंने आपको कराए हुए थे। 9 होते हैं सर। 9 ग्राफ थे। 9 ग्राफ नहीं, बॉयल्स लॉ सर के। इसका डी होगा, डी। इसका आंसर डी होगा, बिल्कुल सही है प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। जी। मैं आपको सारे बना देता हूँ। ये प्रेशर वॉल्यूम ऐसा है, वॉल्यूम प्रेशर भी ऐसा ही है, लेकिन अगर 1/वॉल्यूम लगाते तो ऐसा हो जाता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये सारे बॉयल्स लॉ के हैं। पीवी और पी होता तो ये पीवी और वी होता तब भी ये। अगर ये 1/P होता तो तब भी ये। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ गई है? जी सर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। ये कह रहा है यूज रेलेवेंट इंथैल्पीज टू गिव द आंसर। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बताइए क्या इसमें कोई भी, आपको पता है ना बॉन्ड एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट सर। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो इसमें डेल्टा एच तो 0 है ना बेटा? बेटा कोई तो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा ना, कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? नहीं सर, सारे बॉन्ड बन रहे हैं। नहीं हो रहा। अब कितने बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन के? 1 2 3 4 5 6। 6 बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन के, और एक बन रहा है कार्बन कार्बन का। तो कार्बन कार्बन की 350 ये लिखा। कार्बन हाइड्रोजन की कितनी है? लो, कार्बन हाइड्रोजन की है ही नहीं। क्या कार्बन, ये लिखी कार्बन हाइड्रोजन की, ये रही बेटा। बेटा ये कितने बॉन्ड टूटे यहाँ पे? 4 बॉन्ड टूटे ना? हाँ सर। तो 4 बॉन्ड की ये दी हुई है, तो एक बॉन्ड की होगी 412। तो लिहाजा सी एच बॉन्ड एनर्जी आ गई 412। टोटल निकाला -2822। ए आंसर होगा मेरा। बच्चों इसको अच्छी तरह से देख लो और मुझसे पूछो, मैं दोबारा बताऊंगा। देखो इसको समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड के अंदर आपकी जो एंथैल्पी चेंज है वो बढ़ती है, कम होती है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। हम कुछ नहीं कह सकते बढ़ेगी कम होगी। ठीक है, इन क्वेश्चंस में हमने करना क्या है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में तो कोई बॉन्ड टूट ही नहीं रहा, सिर्फ फॉर्म हो रहे हैं। ये 6 बॉन्ड हो रहे हैं, और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी यहाँ से उठा रही, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी है ही नहीं यहाँ पे। हमने कहा यहाँ 4 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये हो रही है, तो 4 से डिवाइड करके एक की निकाल दी। तो डायरेक्ट हमने यहाँ एक की 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। माइनस का चार्ज क्यों लगाया मैंने? क्योंकि फॉर्मिंग हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। फॉर्मिंग हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। बोले बेटा क्वेश्चन नंबर 16 समझ आ गया? जी सर। बोले जी अजीम? सर, समझ आ गया। ठीक है, 17 में आ जाए। 17 में कह रहे एलिमेंट एक्स रिक्वायर स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो इसमें मेटालिक बॉन्डिंग है, इसमें वेंडरवॉल है, तो ये तो हो नहीं सकता। सोडियम में मेटालिक है, सिलिकॉन में जाइंट कोवेलेंट है। एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव कोवेलेंट बॉन्डिंग। मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो आयनिक बनेगा, कोवेलेंट बनाएगा? आयनिक सर। आयोनिक। सर डी होगा इसका आंसर, इसने तो कहा ना स्ट्रॉन्ग मैग्नीशियम भी हीटिंग गलत, और कोवलेंटली बॉन्डेड। सोडियम भी आयनिक बनाएगा बेटा। ये भी गलत।
बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? सर फॉस्फेट का कोवलेंट नहीं देगा? बेटा फॉस्फोरस की तो बात ही है, फॉस्फोरस तो उसी वक्त गलत हो गया ना, वंडरवॉल है। वेंडरवॉल को तो स्ट्रॉन्ग हिटिंग करनी पड़ेगी ना। सर जी बेटा बोले यहाँ स्ट्रॉन्ग हिटिंग लिखा है तो फॉस्फोरस हो नहीं सकता। बोले आयशा। सर मैं आपसे बस पूछी थी, आप P3 की क्लास लेंगे? बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयरन। इस क्लास के फौरन बाद में लूंगा, अभी अभी के अभी इस अगर ये जैसी खत्म होती है उसी के बाद फौरन लूंगा मैं आपसे। 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, उसके बाद फौरन ले लूंगा मैं आपकी क्लास, क्योंकि हमारे पास कल का दिन है आखिरी बस। अच्छा जी, अब है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पीरियड 3 एलिमेंट सोडियम टू एल्युमिनियम आर शोन इन द टेबल। Which factor explain the increase in melting point from sodium to aluminium? बताइए कौन सा सही होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट? एल का ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा, क्योंकि उसमें ज़्यादा होती है। किसका कौन सा आंसर होगा? पहले आंसर ए। बताएं। ए आंसर होना चाहिए आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, एक सेकंड सर। बी होना चाहिए ना। बी 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 फॉर बॉय। हाँ डी सर। डी डी फॉर डॉल। इंक्रीज। डी फॉर डॉग नहीं, डी फॉर डेंसिटी। अच्छा जी, इधर देखिए। Which factor explain the increase in melting point from sodium to aluminium? Increase in number of outer electron। बिल्कुल सही कहा आपने। इधर 11 इलेक्ट्रॉन है, इधर 12 इलेक्ट्रॉन है, इधर 13 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इधर 1 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। मेल्टिंग पॉइंट का आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या ताल्लुक है बेटे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या ताल्लुक है मेल्टिंग पॉइंट से? इंक्रीज इन द AR ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम सोडियम टू AR का भी कोई ताल्लुक नहीं है। वैंडरवॉल कहां से आ गई? इलेक्ट्रॉन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एक और न्यूमेरिकल। आपसे कह रहा है कि कैल्शियम, एक मेटल बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम ऑल डिकम्पोज, मैंने M लिख लिया। 2 NO2 बनते हैं, आधा ऑक्सीजन बनता है नाइट्रेट को जब भी डिकम्पोज करते हैं। तो कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं यहाँ पे? 1 2 4 5 6। तो यहाँ आधी ऑक्सीजन आनी चाहिए। कितना हो रहा है चेक करिएगा। 2 to the 4 5 6। ये तो पहले से ही बैलेंस है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये पहले से ही बैलेंस है, ऑक्सीजन लिखनी होती नहीं थी। आप ये कह रहे हैं आपने निकालना है कि कौन सा है। 2 ग्राम को इसने डिकम्पोज किया है। आपको मैंने बताया था जब भी मेटल नाइट्रेट आ जाए आप लिखेंगे M+124 NO3 2 times 124। आपको रट्टा मारना है M+124। 2 नाइट्रेट जब भी होंगे आपने 124 लिखना है, और इन दोनों का MR होता है 108। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? यहाँ लिखा हुआ है ये 1.32 गैस, यहाँ लिखा है 1.32 गैस, यहाँ 2 ग्राम। तो मैंने यहाँ 2 लिखा, यहाँ मैंने 2 लिखा और वहां 1.32 लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, और M की वैल्यू निकाल ली 39.63। 39.63। बताएं कौन सा मेटल है? बेरिलियम 39.63 है। कितना होता है नहीं सर, बेरिलियम? कैल्शियम होगा। 40 होगा ना कैल्शियम। अच्छा अच्छा, करीब 40 करीब आ होगा रहा है उसके। कैल्शियम का। और स्ट्रोंशियम कितना होता है? ज़्यादा होता है सर, आई थिंक 100 के आसपास होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, 88 बिल्कुल होता है स्पॉन्ज। 88 होता है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम ही सही हुआ। इतना सा मैथ था, आपने मजे से कर दिया। न्यूमेरिकल तो ऐसी चीजें बेटा फ्री के नंबर मिलेंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। आपके पास 4 टेस्ट ट्यूब हैं W X Y Z, हर एक में 25 cm3
और 0.1 मोल सॉल्ट है। एक में बेरियम क्लोराइड, एक में मैग्नीशियम क्लोराइड, एक में बेरियम क्लोराइड, एक मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें कह रहे हैं W और X में, W और X कह रहा है, इसके अंदर डाला है इसने NaOH। और Y और Z में डाला है इसने H2SO4। In which test tube W and X does the liquid have the higher pH? And which of the test tube Y and Z? अच्छा, पहले पूछा W और X में, बताएं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो बेरियम क्लोराइड क्या बनाएगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड। सर इसका आंसर W होगा, क्योंकि वो सॉल्युबल होता है, उसकी हाई pH होगी। अच्छा, आपने कहा है कि जब पहले में डालेंगे तो बनेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड के व्हाइट पीपीटी बनेंगे। नहीं सर, इसकी और pH ज़्यादा होगी, वाइट पीपीटी बनेगा उसमें मैग्नीशियम के अंदर, इनसॉल्युबल होता है वो। ये आंसर होगा इसका। हाँ सही कह रहे हैं, बेरियम तो एक्वस होगा, ठीक है। अच्छा जी, और ये डिसॉल्व होता है। जब सोडियम डालेंगे तो इसमें बनेगा, क्या बनेगा? सोडियम डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो बनेगा MgOH। MgOH, ठीक है। तो इसकी हाई पीएच होती है बेरियम की ना, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है। तो कौन है ये? W की पीएच ज्यादा होनी चाहिए। बोले सही कि गलत? हाँ सर। सही है। सही। अच्छा, अब जब आपने Y में डाला H2SO4 तो बनेगा बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल होता है सर, उसकी pH कम होती है। नहीं, पीएच का तो ताल्लुक ही नहीं है ना अभी, बस बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। बेरियम सल्फेट बनेगा। और जब H2SO4 आपने मैग्नीशियम में डाला तो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। वो सॉल्युबल होता है। अच्छा, ऊपर वाले सॉल्युबल होते हैं, नीचे वाले इनसॉल्युबल होते हैं। तो सल्फेट्स के बताएं, लिए ग्रेटर मास ऑफ प्रेसिपिटेट किसका आएगा? वाई सर, क्योंकि उसमें बेरियम सल्फेट बन रहा है। ए आंसर होगा इसका। बेरियम सल्फेट का आएगा, तो ए आंसर हो गया। चलो मेरे बच्चों, बात समझ आई है? चलो बोलोगी नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। What is the oxidation state of chlorine containing species that kills bacteria and drinking water? +1। कल भी, शाबाश, मैंने कहा था क्लोरीन पानी में डालेंगे HCl, HOCl। HOCl। तो आई थिंक HOCl ही होता है, क्योंकि HCl में तो -1 होगा। HOCl टूटेगा HCl में प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, तो HOCl रिस्पॉन्सिबल है ब्रेक करने के, ठीक है। कल भी मैंने कराया था OCl इज इक्वल टू -1, सो -2 प्लस Cl इज इक्वल टू -1, Cl इज इक्वल टू -1 + 2 + 1। बोले क्या ये सही आंसर है? हाँ सर, वहाँ भी ये दिया हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 22 में, कंपाउंड Q इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड which dissolve easily in water. Compound Q is white crystalline solid, right? ठीक है जी, पहली चीज मालूम चली, white crystalline solid which dissolve easily in water. Easily dissolve in water. When concentrated sulfuric acid is added to a dry sample of Q, steamy white fume HCl बनेगा। HCl जैसी कुछ चीज बन रही है, HCl, HBr, HI are formed. When these white fumes are passed into aqua silver nitrate chloride, a white precipitate is formed. क्या मतलब है? सर सी होगा इसका आंसर, उसने आगे लिखा था कि वाइट पीपीटी डिसॉल्व हो रहा है अमोनिया के अंदर। व्हाइट पीपीटी फॉर्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो Cl है, यहाँ दोनों जगह Cl है, ठीक है। तब से सॉल्युबल इन डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये Cl तो हाँ, ये दो कैंसिल हो गए, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में लिखा है उसने कि वाइट सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है, तो उसका आंसर सी होगा। NaCl डिसॉल्व होता है, Ag नहीं होता। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट पीपीटी होते हैं, ठीक है। ये व्हाइट पीपीटी होता है और इनसॉल्युबल होता है इन वाटर।
और नमक तो दुनिया को मालूम है पानी में डिसॉल्व होता है। चेक करें, सी आंसर है, हाँ सर। ये सॉल्युबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, आर इज अ सॉलिड। तो बताएं सल्फेट फिजिंग करता है? नहीं। तो ये डी गलत हो जाएगा। सर बेटा सिर्फ 1 मिनट है। आर रिएक्ट विद हॉट, 1 मिनट रुकिएगा। R is a solid. R phasing sodium hydrogen given off a gas which turns red litmus blue. इसका मतलब है बेसिक गैस निकाल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अमोनियम सॉल्ट, इसका मतलब है अमोनियम सॉल्ट। अच्छा, HCl डालने से फिजिंग हो रही है। R इज अ सॉलिड। अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बी बताएं। होगा ना सर, क्योंकि आपके पास अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में 2 लगेगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और एक अलग -2 होती है। सिर्फ 1 मिनट रुक जाए, ठीक है। ये आ गया अमोनियम, ये आ गया कार्बोनेट। तो फॉर्मूला बनता है अमोनियम टू कार्बोनेट। तो बी आंसर हो गया ना बेटे? ये गलत हो जाएगा। ये आ गया अमोनियम और ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों की 1-1 होती है। फॉर्मूला बनेगा अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? चलिए 24, photochemical smoke is a type of air pollution produced in urban areas by the effect of sunlight on substance released from vehicle exhaust. Which mixture of primary pollutants lead to the formation of photochemical smoke? सी सर। ये तो हमने 50 दफा किया हुआ है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस VOC is equal to PAN. PAN give photochemical smoke. Photochemical smoke. चलिए 25 का आंसर बताइए। ए होगा सर, क्योंकि उसने कहा ना कि ऑक्साइड है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा पानी के साथ। अच्छा जी, और देख इसमें लेते हैं। एक्सेप्शन भी आ रहा है। Ionization energy of T is lower than the element 1 less proton. हाँ, क्योंकि आपने कहा था ग्रुप 2 की ग्रुप 13 से ज़्यादा होती है, ये एक्सेप्शन होता है। ठीक है। एल्युमिनियम है ग्रुप 13 में ग्रुप सर। 13 में, ये भी हो सकता है। सिलिकॉन है ग्रुप 14 में, इसकी इधर ज़्यादा कोई, होगी सर। इसकी तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। नहीं सर। सोडियम की कोई एक्सेप्शन नहीं है, ग्रुप 1। सल्फर होता है कौन सा ग्रुप? 16, इसकी एक्सेप्शन होती है। इसमें अच्छा, ये इसके कह रहा अंदर है, वाली होती है सर। 1 मिनट ना, ये कह रहे हैं फर्स्ट एनर्जी ऑफ टी लोअर देन, यानी किसमें एक्सेप्शन है? ठीक है। सर पहले वाले में और लास्ट वाले में, वन लेस वाले पे कहा ना उसने एक्सेप्शन है। हाँ बेटा, तो ग्रुप 2 की जो है वो ज्यादा होती है 13 सर, ग्रुप 13 से। और 15 की ज़्यादा 16 से। तो ग्रुप 13 की, ग्रुप 15 की
ज्यादा होती है ग्रुप 16 से। तो ग्रुप 2 और ग्रुप 15 वाला सही होगा। ग्रुप, अच्छा ये क्या करें, टी के लोअर है तो 13 और 16 वाला सही होगा। तो इन दोनों की, अबे यार कैसे सही करूं इसे, ये जो है ना ये दो हाँ सर। लेस आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। बताइए, एल्युमिनियम ऑक्साइड पानी से रिएक्ट नहीं करता, सल्फर कट जाएगा सर। पर डाइऑक्साइड, तो डज नॉट रिएक्ट। इसका आंसर ये होगा। विथ वाटर प्लस H2O H2SO3, तो ए आंसर करेक्ट हो गया। चलिए 26, विच स्टेटमेंट अबाउट द टार्टेरिक एसिड इज करेक्ट। बताइए कितने काले कार्बन दिख रहे हैं आपको इसमें। दो दिख रहे हैं सर, ये दो ही जंक्शंस बने हुए, मार्क भी किए हुए आपने। इसका मतलब ये हुआ कि ये सही हुआ, ठीक है। कार्बन देखें 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4, जहां एक हाइड्रोजन है या एक हाइड्रोजन है, टोटल सर 6 टू गलत हाइड्रोजन हो है, जाएगा। तो C4H6, तो ये 2 गलत हो गया, तो 1 सही है। 3 देखें, 1 मॉलिक्यूल टार्टिक एसिड प्रोड्यूस 4 हाइड्रोजन आइंस इन एक्वा सोल्यूशन। 4 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 2 बनाएंगे क्योंकि अल्कोहल तो कुछ करेगा ही नहीं। अल्कोहल तो कुछ भी नहीं करेगा। इसको जब आप पानी में डालेंगे ये O नेगेटिव बन जाएगा, ये OH ऐसे ही रहेगा, ये O ऐसे ही रहेगा, 2H पॉजिटिव, तो डी आंसर सही होगा। 27, a carboxylic acid P has no chain isomer. It reacts with an alcohol Q that has only one positional isomer. What could be the ester formed from a reaction between P and Q? कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड P has no chain isomer, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरी बात गौर से सुनिए, कार्बोक्सिलिक एसिड इट रिएक्ट विद एन अल्कोहल Q that has only one position isomer। क्या काम की बात है, नो चेन आइसोमर, ओनली वन पोर्शन आइसोमर। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले हम बात करते हैं अल्कोहल की। बताएं इसमें कितने अल्कोहल है। 4 कार्बन सर। 4 कार्बन अल्कोहल है। देखिए मैंने 4 कार्बन वाला पहला आइसोमर बनाया ब्यूटाइल का, ये रहा एक, ये रहा। और कोई बन सकता है, उसने कहा था हेड ओनली वन। नहीं सर, इसके बात अलावा नहीं समझ आ बन रहे हैं, सकता, मिरर ही हो तो ये जाएगा गलत उसका। हो गया है ना। हाँ सर। अल्कोहल के दो दो पोजीशन आइसोमर हैं, एक ये रहा एक ये रहा, ये गलत हो गया आंसर, ठीक है। सर बोले गलत तो नहीं हुआ, cause जो आपने ऊपर जो डायग्राम बनाए हुए हैं, जो पहला वाला डायग्राम है वो। सर वैसे जी गलत क्यों है, वो कह रहा है एक पोजिशनल आइसोमर है, तो ये एक ही तो पोजिशनल आइसोमर बना है। हाँ वही कह रहा था, आपने सही देखिए तो ये बताया। कह रहा है, एक मिनट रुकिए, इट रिएक्ट विद एन अल्कोहल, ठीक है, दैट है इट रिएक्ट विद अल्कोहल क्यू दैट हैज ओनली वन पोर्शन आइसोमर। तो ये दो पोर्शन आइसोमर हो गए ना, एक कैसे हो गया। तो एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमर नहीं है। टोटल आइसोमर तो 2 हो गए ना। नहीं ऐसा बताया, नहीं ऐसा नहीं है। फिर हम गलत समझ रहे होंगे, आप समझाएंगे आगे। अच्छा अब मेरी एक बात सुने, ठीक है। अब इसमें यह है कि अगर आप हाँ
अगर आपकी बात मैं सही मान लेता हूँ तो ठीक है, इसके अंदर जो है वो एक आइसोमर है, चले मान लिया, ठीक है, मैं इस बात को मान लेता हूँ आपकी बात, ठीक है। सर ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपने पहला वाला बनाया ना ब्यूटेन 1 उसको आप ब्यूटेनॉल ही कंसिडर करेंगे, तो फिर जिसमें आपने दूसरा बनाया हुआ है इस पे, जिसमें आपने सेकंड पे लगाया हुआ है OH, वो आइसोमर होगा, हाँ तो फिर एक ही आइसोमर तो होगा ठीक, इसका। ठीक है, उसको हम एक कंसीडर कर लेते हैं, चलिए ठीक है। वो आपने ये समझाया समझाया तो मेरे ख्याल से कि अगर स्टार्टिंग पे लगा हुआ हो OH तो उसको हम ब्यूटेनॉल कंसिडर करते हैं, आइसोमर नहीं होता वो। नहीं, इस मैंने अलग अलग लिया था, ठीक है, लेकिन जब मैं इसके बाकी सारे ऑप्शन देख रहा हूँ ना, तो अच्छा आइए प्रोपेनोइक एसिड देख लेते हैं, चले इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आइए फिर हम बाकियों को देख लेते हैं, अभी हम इसको देख लेते हैं, मैं आपकी इस बात को गलत नहीं मान लेता। पहले इसमें देखें कि इथेनॉल में तो एक ही है, ये तो करेक्ट है, ठीक है। तो अब बताइए इथेनॉल के कितने पोषण आइसोमर होंगे? सर उसमें आई थिंक पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें कार्बन ही 2 होते तो मिरर बन जाएगा। इसमें पॉसिबल ही नहीं है। जरा गूगल करिएगा इथेनॉल के पोषण आइसोमर कितने होंगे, ब्यूटेनॉल के जरा गूगल करें, हाउ मेनी पोषण आइसोमर ऑफ ब्यूटेनॉल, अभी चेक तो करें। मुझे आप सर वो लोगों की कह बात, रहे हैं 4 पोजिशनल आइसोमर, ब्यूटेनॉल के हैं। कह रहे हाँ ब्यूटेनॉल के 4 पोजिशनल आइसोमर्स विद 1 फंक्शनल हाँ, आइसोमर। तो वो फिर 3 कार्बन की भी बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये तो एस्टर है ना, उसके हिसाब से उसने पूछा है। कोई इतनी परेशानी नहीं है, कोई इतनी परेशानी नहीं है। तो आप लोगों की बात सही है, गलत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन सही नहीं हो रहे फिर, ठीक है। तो हम 1 पोजिशन आइसोमर कहते हैं, ये इसका एक पोजिशन आइसोमर है, ठीक है। बताइए, इसको हम फिर सही मान लेते हैं। बताइए इसका जो प्रोपेनोएट है वो बनता है प्रोपेनोइक एसिड से, क्या प्रोपेनोइक एसिड का कोई चेन आइसोमर होता है? नहीं सर वो मिरर नहीं। बन जाएगा। तो फिर इसकी अगर आपकी बात मैं मान लेता हूँ तो वो ए आंसर होता है। अभी रुकिएगा, ठीक है। अच्छा इथेनॉल का तो इथेनॉल का तो होता ही नहीं है फिर आइसोमर, ठीक है। लेकिन ब्यूटेनॉइक एसिड के होते हैं। इथेनॉल का इसका एक है, इसका 0 आइसोमर है। पेंटाइल के कितने हैं? 3 तो बन ही गए ये रहे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसका हो ही नहीं सकता। अब 4 पे आइए, प्रोपाइल, बेटा प्रोपाइल के कितने बन सकते हैं? प्रोफाइल, सर अगर प्रोफाइल प्रोपाइल, तो आखिरी वाला, उसका एक ही बनेगा दो सर, एक ही बनेगा नहीं, ना। हाँ, कि एक एक तो ये ये बने, बन हाँ जाएगा, ये इसको तो कंसिडर नहीं कर रहे हम लोग, बीच वाले पे लगाएंगे इसको तो तो वो एक बच कंसिडर नहीं जाएगा। करेंगे, ठीक है, क्योंकि ल- जिसका पूछ रहा है हाँ सर सही है। इसके इसके हिसाब से इसका इसका भी एक मसला है, एसिड का है ना सर, एसिड के चेन आइसोमर होते हैं इसके। सही है। तो ये तो इसके आइसोमर बन गए, 1 आइसोमर, 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 आइसोमर। चलिए अब आ जाइए प्रोपेनोइक के कितने चेन आइसोमर बनते हैं, ठीक है। तो भाई प्रोपेनोइक नो चेन, ब्यूटानोइक के चेन आइसोमर बनता है ब्यूटानोइक का, ठीक है। ब्यूटानोइक का तो बन जाता है ना ये। सर पेंटेनॉइक लिखा हुआ है उसने। मैं बी की बात कर रहा हूँ बेटा, ये बन गया इसका आइसोमर, ठीक है। इथेनोइक का नो चेन आइसोमर, पेंटानोइक का चेन आइसोमर होता है। तो इसका मतलब है ए आंसर ही सही है, चेक करिएगा मार्किंग स्कीम से। सर ये आंसर दिया हुआ है। 28 पे आ जाइए, विच पेयर इंक्लूड्स अ हाइड्रोकार्बन विदाउट अ कायरल सेंटर। अब आप गौर से देखिए, अगर आप मेरी तरह करना चाहते हैं तो वो सीख लें, इसमें आपको कुछ ड्राइंग नहीं बनानी पड़ेगी। आपने जस्ट क्या करना होगा, पेन लेना होगा, ये देखें ये एक एच है, एक, ये 2, ये 3, ये 4,
ये कार्बन कायरल है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अब आइए इस पे देखें, ये वाला कार्बन कायरल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दो CH3 लगे हुए हैं। बात समझ आ रही है? सर हाँ बेटा बोले। उसने कहा दोनों में नहीं होना चाहिए, तो अगर आपने एक प्रूफ कर दी तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अच्छा ठीक हो गया, फिर आगे बढ़ते ही नहीं है। अच्छा अब इधर देखें, नीचे वाले में देखें, वहाँ भी ये कायरल है यहाँ ये भी एक वाला, कायरल है। तो ये भी गलत ठीक हो है, जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। सी में देखें, सी भी वैसा ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा सर। डी भी गलत हो जाएगा। तो भाई आखिरी आंसर हमारे पास डी है, डी में हो नहीं सकता। ये देखिए मैंने यहाँ बना भी लिया है, सी पे CH3 लगा है और CH2 CH3 लगा है। मैं बना रहा हूँ ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। इसने लिखा है विच पेयर इंक्लूड विदाउट अ कायरल सेंटर। आइए मैं इधर बना रहा हूँ, ये देखें, ये CH3 है, ये C है, ये H है, ये इस पे CH2 CH3 है, ये C है, ये CH3 है, ये H है। अरे मैंने नीचे बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है बेटा। तो सर हाँ बेटा, तीसरी क्लास इसी लिंक पे होगी या अलग लिंक भेजेंगे उसके लिए आप? अलग लिंक, 5 मिनट का ब्रेक होगा फिर होगी क्लास। ठीक है सर। भाई ये तो डी में कायरल आ रहा है। आना तो नहीं चाहिए सर, मेरा तो नहीं आ रहा। कहाँ बेटा से आ आ रहा है हाइड्रो, बेटा लिखा है आ हाइड्रोकार्बन विदाउट अ कायरल। आपने मुझे शुरू में रोक दिया, दोनों को चेक करना होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें देखें ये कायरल है, अच्छा दोनों में एक कोई होगा? दोनों में एक कायरल नहीं है, आ कायरल लिखा है ना, आ हाइड्रोकार्बन। इसमें ये कायरल है, इसमें ये भी ये कायरल नहीं है, ये वाला कायरल है। इसमें ये वाला कायरल है, इसमें को नो कायरल। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? अब 29 में आ जाओ। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन कंपाउंड आर इज फॉर्म विद एन एक्सिव HBr। ये देखें बेटा, आर के अंदर मैंने डाल दिया HBr। जहां डबल बॉन्ड है वहां पे मैंने देखें, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ मैंने क्या करा, यहाँ Br लगाया खाली बस। OH को हटा के भी Br लगेगा, ठीक है। तो भाई ए आंसर सही हुआ। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है बेटे? जी सर। क्वेश्चन नंबर 30 पे जाते हैं। देखिए एक चीज आप चीज सीख रहे हैं, 2 घंटा जब आप MCQ बर्दाश्त कर रहे हैं ना मुझे तो इसका मतलब है आप खुद भी 2 घंटा लगातार बैठ के करेंगे। आपकी ना चाहते हुए कैसे प्रैक्टिस हो रही है, जो आपको सिर्फ एग्जाम के दिन पता चलेगी। 2 घंटे लगातार बैठ के MCQ में बैठना और उसको इंगेज रहना आपकी प्रैक्टिस करा रहा है आगे के लिए। अब देखो बेटा, ये कह रहा है सिस 2 ब्यूटीन कोल्ड केमिनोफॉर के साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइयोल बना रहा है, सही है। फिर कह रहा है कि सिस ब्यूट 2 इन रिएक्ट विद हॉट और बना रहा है प्रोडक्ट Y। बात समझ में आ रही है? तो मैंने ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन कर दिया, एक में ये बन रहा है, एक में ये बन रहा है। ये प्रोडक्ट X है, ये प्रोडक्ट Y। बताएं दोनों रिएक्ट करेंगे व्हेन सोडियम मेटल इज एडेड टू। इसमें सोडियम डालेंगे तो रिएक्ट करेगा, बोले? हाँ सर करेगा। करेगा, करेगा। और Y में करेगा? हाँ सर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ डेफिनेटली ये 2 गलत हो गए, ये 2 सही हो गए। बताएं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, खाली एक से करेगा सोडियम सर कब, हाइड्रोक्साइड, क्योंकि तो क्या अल्कोहल न्यूट्रल इसमें होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं सर अल्कोहल न्यूट्रल होता है, ये नहीं करेगा। तो भाई X तो नहीं करेगा।
वाई कर जाएगा, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है। वाई के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कर जाएगा। तो इस हिसाब से ये सही हुआ। तो कौन सा आंसर सही हुआ बेटा इसमें? बी। बी सही हो गया। चलो अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31। फॉर विच रिएक्शन द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैव द लोएस्ट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास? ठीक है, अब बताइए ब्रोमो इथेन C2H5Br is heated under reflux with an excess solution of sodium hydroxide. बताएं NaOH डालेंगे, एक्वस है हाँ सर। तो C2H5OH बनेगा, ऐसा ही होगा। आप इसका MR निकालें, क्या होगा बताएं? C2H5Br सर पहले वाला तो 46 आ रहा है। 46 आ रहा है MR। सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आ जाएगा C2H5Cn। बताएं इसका क्या आ रहा है? 55। इसका MR आ रहा है 55। अब कह रहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो CH3 CHBr CH3 is heated with aqueous solution sodium hydroxide NaOH। अब बनेगा CH3 CHOH CH3। बोले MR कितना होगा? फिफ्टी 59। अगला कह रहा है अल्कीन बनेगा सर इसमें, उसने कॉन्सेंट्रेट यूज किया इथेनॉलिक। इसमें आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया NaOH, तो इसमें बन जाएगा अल्कीन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH। इसका MR कितना आ रहा है बेटा? सर इसका लोएस्ट आ रहा है, डी है इसका आंसर। कितना आ रहा है? 42। 42। तो डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। C4H9Cl react with warm dilute aqueous sodium hydroxide solution. Which isomer of C4H9Cl will form the most stable cation intermediate? ठीक है जी। C4H9 में विच आइसोमर ऑफ C4H9 will form most stable cation? तो थर्ड डिग्री कौन सा बनाएगा ये देखना है, ठीक है। ये 1 क्लोरो फर्स्ट डिग्री, ये गलत है। 2 क्लोरो सेकंड डिग्री, ये गलत है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 1 पे लगा है, क्लोरो फर्स्ट डिग्री है। 2 पे लगा है। आपको ये बात समझ आ रही है? इस पे 2 पे लगा है, लेकिन 2 पे मिथाइल भी लगा है, तो थर्ड डिग्री होगा ये। थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। चेक करना, आंसर सही है डी। हाँ सर। समझ आ रही बात कैसे किया है? चलो जी अगला क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड J रिक्वायर्स 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन। ठीक है, 1 मोल ऑफ J रिएक्ट्स विद सोडियम प्रोड्यूसिंग 0.5 मोल ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर OH होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर, और एक OH होगा ना, क्योंकि आधी हाइड्रोजन है। चलिए आइए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा ब्यूटीन। ब्यूटीन के अंदर इसने डाला है ऑक्सीजन, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। और ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C4H8 C4H8। सर। 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 4 पानी बन 2 पानी बन 4 पानी बनेंगे। ठीक है, कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 12, 12 का मतलब है 6। तो ये तो सही लग रहा है। अब आ जाओ ब्यूटेनॉल। क्या फॉर्मूला होता है ब्यूटेनॉल का? C4
H9 मेरे ख्याल से और OH। H8O होगा ना? H9 नहीं होगा सर, ब्यूटेनॉल की अगर बात कर रहे हैं तो। CnH2nO नहीं होता? नहीं, CnH2n C4 C+1 OH होता है। H9OH, तो C4H10, हाँ इसका मतलब ये हुआ C4H10 होगा, ठीक है, प्लस O2, 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 10 का मतलब है 5 हाइड्रोजन, पानी बनेंगे, 8 9 10 11 12 13 बनेगा, 13 में से निकला 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6, ये भी सही है। अब प्रोपेनॉल पे आ जाए, C3, अब आपको पता है C3 3 2 6 7 8 O प्लस O2 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 पानी बनेंगे, कितना ऑक्सीजन आ गया, 3 2 6, 6 और 4 10, 10 में से 1 गया 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 9 डिवाइड बाय, ये गलत हो गया, बात समझिए क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए। जी। वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 मिनट में सवाल हो जाता है, क्योंकि उसने नीचे आखिर में ऑक्सीडेशन का लिखा हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं खाली आपको एक वन स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, वरना ये 2 मिनट का सवाल था। मैं आपको करके बताऊंगा कैसे। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ये 2 मिथाइल प्रोपेनॉल है, जे रिएक्ट विद एक्स्ट्रा हॉट तो गैस चार फॉर टू प्रोड्यूस एन 4 ऑर्गेनिक कार्बन ही ना कंपाउंड सर जे उसके अंदर। फॉर्मूलेट। क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है? नहीं हो सकता, 30। नहीं सर, 3rd डिग्री अल्कोहल सर है। कैन नॉट ऑक्सीडाइज, ये भी गलत हो गया। अब आपके पास से बताइए वो कौन सी चीज है जिसमें सोडियम डालेंगे हाइड्रोजन बनेगी? सर खाली BO3। बी है, खाली बी, सी तो कैंसिल कर दिया ना आपने। सही से। बेटा आंसर देखना, बी है इसका, बेटा आंसर चेक कर लेना, बी है। हाँ हाँ सर, बी है इसका आंसर। ठीक ठीक है। 34, structural isomer should be considered with answering this question. 3 methyl hexane 3-ol react with hot concentrated sulfuric acid to form several isomeric compounds with the molecular formula C7H14. How many isomeric compounds could be formed in this reaction? सारे आंसर देने हैं, क्या डालना है इसके अंदर, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। बोलो बेटा, एक तो बनेगा यहाँ पर, ऐसा ही होगा ना, हाँ सर, और एक नीचे आ जाएगा। एक बनेगा यहाँ पर, और एक दूसरी साइड आ जाए। एक बनेगा इधर, ठीक है। इसका सिस ट्रांस हो नहीं सकता एक, इसका सिस ट्रांस हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। सभी नीचे वाले। तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, क्या इसका सिस ट्रांस हो सकता है बेटा? हाँ सर। ये आ गया 4, ये आ गया 5, बोले सी आंसर है इसका। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कह रहा है ये जहन में रख लेना। हाँ सर, सी आंसर इसका। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कहा है इसने, ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर ही तो बनाया हमने। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। चलिए जी आगे बढ़ जाए। 35, द टेबल शोज अ स्टूडेंट्स प्रिडिक्शन फॉर द रिएक्शन ऑफ 3 कंपाउंड। बस जल्दी से बताइए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये आइडोफॉर्म देगा? देगा। हाँ सर, मिसाइल कीटोन है। ठीक है, क्या ये भी आइडोफॉर्म देगा? हाँ ये सर। भी देगा। ये आइडोफॉर्म नहीं देगा, ठीक है। बताइए क्या ये वाला पहला वाला फेलिंग देगा? जी। हाँ देगा सर, एल्डिहाइड है। ठीक है, क्या ये टॉलेंस भी देगा? हाँ जाहिर बात है, एल्डिहाइड है तो दोनों देगा सर। देगा। कीटोन फेलिंग देगा? नहीं सर। नहीं, डॉलर में नहीं। सही लिखा हुआ है। क्या टॉलेंस भी नहीं देगा? नहीं देगा। बताएं क्या ये फेलिंग देगा? नहीं देगा। क्या ये टॉलेंस देगा? नहीं देगा। सारे नहीं सही देगा। हैं। ए आंसर है सर। चेक करें, ए आंसर है। चेक करो बेटा, ए आंसर है। हाँ ए आंसर है सर। अच्छा 36,
Which mechanism describe a reaction of aldehyde and ketone with HCN and NaCN? बताएं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा नहीं होगा? चेक करें आंसर सही है। हाँ ठीक है सर, सही आंसर है। चले अगला है प्रोपाइल प्रोपेनोएट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन 3 स्टेप सिंथेसिस क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोपेन नाइट्राइल है, ठीक, प्रोपेन नाइट्राइल है, ठीक है। आपने एस्टर बनाया ना है, ठीक है, तो आपने क्या डालना पड़ेगा? लेट्स सपोज HCl डालते हैं, ठीक है। HCl डालेंगे, ये बनेगा CH3 CH2 COOH। तो ये दो सही लग रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन अगर आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे या रिडक्शन कर देंगे तो एस्टर नहीं बनेगा। इसका मतलब है ये दो गलत हो गए। बात समझ रही है? तो ऊपर से जो आपने ये करेक्ट किए हुए ए और बी वो भी गलत हो जाएंगे। तो ये गलत हो गया ना, जब स्टेप 2 ही गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया। अब डालो NaOH। क्या चीज? सर स्टेप 2 किससे गलत किया आपने? देखो मैंने पहले में डाला HCl, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड की, अच्छा हाँ 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 हाँ, आगे तो करा ही नहीं, जल्दबाजी कर दी आपने एक स्टेप ठीक है। मिस किया सर। हाँ एक स्टेप मिक्स कर दिया, तो ये बनेगा CH3 CH2 COOH, ठीक है। जब तुम इसकी रिडक्शन करोगे ये बन जाएगा CH3 CH2, ठीक है, CH2OH, ठीक है। बी होगा सर इसका आंसर। अच्छा स्टेप 3 तो पूछा ही नहीं है यार। वही कह रहा था सर मैं, इसका आंसर बी हाँ, होगा। तो इस स्टेप 3 लास्ट तो हमारे सर पूछा ही लगाया था उसमें खाली 2 स्टेप थे, शायद इसलिए गलत कर दिया आपने। हाँ मैं तो आगे बढ़ गया ना, मैं समझा एस्टर बन रहा है, एस्टर के लिए तो अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। अब आप एक काम करें, इसके अंदर CH3 CH2 नहीं CH3 C डबल बॉन्ड OH डाल दें। बोले क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड सही लिया है गलत लिया है? अबे यार आप लोग बोल गलत लिया है ना। CH2 C डबल बॉन्ड प्रोपेनोइक एसिड लेना पड़ेगा। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जब भी प्रोपाइल प्रोपेनोएट बनेगा भी 38 द एस्टर is hydrolyzed by boiling with aqueous sodium hydroxide, ठीक है। which compound is one of the product? तो भाई CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OO CH3 यहां से टूटेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA सर डी आंसर और होगा मेरे ख्याल से इसका। CH3OH सोडियम प्रोपेनोएट डी आंसर है। क्या मिथेनॉल कहीं है? मिथेनॉल कहीं नहीं है। चले 39, मुझे याद दिला देना, मैं पॉलीमर के बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, या मुझे याद दिला देना, मैं सॉल्व करके ना ग्रुप में भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सर आसान, मुझे याद दिला देना। करवा याद दीजिएगा ऑनलाइन क्लास में। अब हमारे पास, हाँ मैं करा दूंगा, ठीक है। तो मुझे याद दिलाओगे मैं ऑनलाइन में करा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, अरे हर तो एक क्लास में करवा देंगे, करवा दीजिएगा। हाँ, तो कंपाउंड V polymerizes to form polymer WA, पता नहीं क्या लिखा है, पॉलीमर W। आज सेक्शन ऑफ पॉलीमर W is shown, what is the correct name of compound V, ठीक है। अब देखो मैंने तुमसे कहा था कि इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा था कि इधर डबल बॉन्ड लगा देना, ठीक है, याद है ना, मैंने कहा था। एक मिनट इसको दोबारा बनाते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया आपके पास, चलें अब यहाँ डबल बॉन्ड लगाएं, ये कुछ लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये कंपाउंड टूटना चाहिए यहां से, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा ना। हाँ सर। देखो एक बनेगा डबल बॉन्ड यहाँ पर और
एक डबल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। सर एक मिनट रुकिए, हाँ बोले। अगर आप इस तरह तोड़ेंगे तो इसका आंसर फिर सी आएगा, 112 डाई ट्राइक्लोरोप्रोपेन। एक मिनट रुकिएगा, सही है। एक डबल बॉन्ड यहाँ बना है, देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा है, हाँ, और एक बिल्कुल लाइक इसके मिरर एक पे डबल बन बॉन्ड जाएगी। यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। तो ये दो किनारे हैं, ठीक है। तो ये दो किनारे हैं, तो ये जो डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा है ना, और यहाँ ये बीच में एक बन जाएगा। मुझको ऐसे लगता है कि ये है, तो ऐसे ही बोल रहा हूँ सर मैं। ठीक है। इसका नाम क्या होगा? 1 2 सी होगा सर, 112 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। सही है, 112 ट्राइक्लोरोप्रोपीन। सी आंसर चेक करना जरा। हाँ सर सी है। चलो सर ये लास्ट वापस क्वेश्चन। आता है। देखो बेटा, मैंने कहा कि इसके शुरू में और आखिर में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो इसको तुमने लिया, और डबल बॉन्ड कहाँ है? इसके बाद इस दो को कंक्लूड करना है, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। यहाँ से किनारा उठाया और यहाँ से किनारा उठाया, डबल बॉन्ड है। A molecule of an organic compound P contains 3 carbon atom and show a strong। अच्छा जी, 1700 पे P किसकी आती है बेटा? कार्बोनाइल की आती है, ठीक है। बताइए इन तीनों में से किसमें ये इन दो में है? हाँ सर, बाकी दो में नहीं होगी। बाकी दो OH में की नहीं होगी। होती है। तो वो तो अल्कोहल है ना। हाँ सर। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि आपने पी एक्सिस फॉर्मिंग कंपाउंड क्यू में कार्बोनाइल है। अबे क्यू में भी कार्बोनाइल है, इसका मतलब ये हुआ ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये एल्डिहाइड है। तो सर ए आंसर होगा इसका, क्योंकि आपने बताया था कीटोन तो ऑक्साइड होता ही नहीं है। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बेटा याद रख लेना, whenever C double bond O P persist, it means reactant is aldehyde and product is कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताइए इसकी ऑक्सीडेशन होगी? हाँ सर, ए आंसर होगा, क्योंकि एंड की तो कैंसिल कर दिया आपने, और बी होता नहीं ऑक्सीडाइज। प्रोपेनोइक एसिड होगा, नो रिएक्शन, तो ए आंसर होगा। चलो मेरे बच्चों, में 5 मिनट के वक्फा लेके आपको दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जिनको प्रैक्टिकल की क्लास